देखिए ठीक, देखिए 1626 में महावत खान ने केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। ये वही महावत खान था जो जहांगीर के विद्रोह को दबाने में सफलता पाई थी। परिणाम स्वरूप इसे जहांगीर काफी प्रसन्न था, लेकिन कहा जाता है कि महावत खान की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से नूरजहां को ईर्ष्या होने लगी, ऐसा कहा गया कुछ इतिहासकारों के द्वारा। और नूरजहां ने महावत खान के प्रभाव को दबाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप महावत खान ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह कर दिया। और झेलम नदी कहा जाता, झेलम नदी जब जहांगीर झेलम नदी क्रॉस कर रहा था तो महावत खान उसको वहीं पर बंदी बना लेता है। लेकिन यहाँ पर नूरजहां की बुद्धिमानी काम आती है और नूरजहां अपनी बुद्धिमानी के द्वारा जहांगीर को मुक्त करवाने में सफल साबित होता है। और फिर अंततः महावत खान का विद्रोह भी दबा दिया जाता है और बाद में वह शाहजहां की सेवा में चला जाता है। अब आते हैं नूरजहां, अभी जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। जहांगीर के बारे में जानकारी यदि आप ले रहे हैं और जहांगीर पर चर्चा, जहांगीर के बेटा का नाम क्या था? किसके बेटा? हेलो, जहांगीर का बेटा खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं, और दूसरा खुसरो जो विद्रोह किया था। ओके सर, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, मैं कह रहा था कि जहांगीर की चर्चा हो और नूरजहां पर चर्चा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो यहां पे आप लोग नूरजहां के विषय में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नूरजहां कौन थी? तो सबसे पहले जानिए, इसका प्रारंभिक नाम था मेहरुनिशा। क्या नाम था? मेहरुनिशा। कहां की रहने वाली थी? ईरान की रहने वाली मेहरुनिशा। बाप का नाम यानी पिता था मिर्जा गयास बेग, जो बाद में एतमाउद्दौला के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दीवान के पद पर जहांगीर ने इसे नियुक्त किया था। जहांगीर ने एतमाउद्दौला को अपना प्रमुख दीवान नियुक्त किया था। माता का नाम था अस्मत बेगम। ये अस्मत बेगम भी एक ऐतिहासिक महिला है जी। इसी अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की कला का आविष्कार किया था। इत्र एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसको हम लोग इत्र कहते हैं, और उस इत्र का निर्माण करता अस्मत बेगम को ही कहा जाता है। भाई का नाम आशफ खां। ठीक है। तो मेहरुनिशा की पहली शादी जो हुई थी, उस व्यक्ति का नाम था अली कुली खां, जिसे शेर अफगान के नाम से भी जाना जाता है। अली कुली खां यानी शेर अफगान। कहा जाता है कि शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीमा बेगम, शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में चली जाती है। और सर्वप्रथम वहीं पे नवरोज के त्योहार पर जहांगीर ने मेहरुनिशा को देखा और उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया, और अंततः 1611 में उसने नूरजहां से विवाह कर लिया और उसे मेहरुनिशा से विवाह किया और उसे नूर महल की उपाधि दी। ठीक है। अपने जीवन का अंतिम समय नूरजहां को लाहौर में एक पेंशनर के रूप में बिताना पड़ा था। तो ये था नूरजहां के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब आते हैं जहांगीर के जीवन के अन्य पहलू। याद रखिएगा, जहांगीर के जीवन के अन्य पहलू। जहांगीर के जीवन के अन्य पहलू, देखिए जी, अन्य पहलू इसलिए मैंने कहा है कि ये चूंकि फैक्ट्स के रूप में आप लोगों को कुछ हम बताना चाहते थे कि बहुत से सवाल होते हैं वो टोटली फैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इसी तरीके से देखिए। तो सबसे पहली बात, न्याय की जंजीर लगवाया। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाया था, और वह
कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे वो न्याय की याचना कर सकता है। दूसरा, जहांगीर भी अपने पिता की तरह धर्मनिरपेक्ष शासक था, मोटे तौर पर इसे धर्मनिरपेक्ष ही कहेंगे, और इसका प्रमाण था कि ये हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन मनाया करता था और अपनी कलाई पर राखी बांधा करता था। तीसरा, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक जहांगीर ने भी लगाया। चौथा, दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा की समाप्ति, अर्थात नाक एवं कान काटने का जो दंड था वो अमानवीय था, उसने दंड को मानवीय स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया और नाक कान काटने की प्रथा को रोक दिया। अगला, सप्ताह में 2 दिन पशु वध का निषेध, गुरुवार और रविवार। गुरुवार इस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार इस दिन अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, और दोनों ही दिन उसने पशु वध का निषेध कर दिया। अगला, मराठों को पहली बार मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया गया। गौर कीजिएगा आप लोग, ये मुगलों की राजनीति में एक नए परिवर्तन का वाहक बनता है। जब मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मराठों को शामिल किया जाता है और देखते ही देखते मराठा अमीरों की संख्या काफी बढ़ जाती है, उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है। ठीक है, अब एक महान चित्रकार एवं प्रकृति प्रेमी, याद रखिएगा, जहांगीर एक महान चित्रकार था। जहांगीर कहता था कि उसे कोई भी चित्र यदि वह किसी चित्र को पहली बार देखा हो और उसे कितने भी टुकड़ों में खंड खंड करके उसे दिखाया जाए तो वह बता देगा कि यह चित्र किसका है। यानी चित्रकारी पर उसकी इतनी पकड़ थी। अब आते हैं, इस जहांगीर के काल में ही एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 में और सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आते हैं और जहांगीर से विनती करते हैं कि उसे व्यापारिक रियायतें प्रदान की जाए, अर्थात उसे व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। और यह भी आधुनिक भारत की राजनीति का एक निर्णायक बिंदु माना जाता है। ठीक है, इस पर आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आइए, नकारात्मक पहलू। जहांगीर के जीवन के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे जो उसके व्यक्तित्व पर जहांगीर के जीवन के भी कुछ नकारात्मक पहलू थे जो उसके व्यक्तित्व पर एक तरह से या उसके व्यक्तित्व को लांछित करते हैं। उसके कुछ कार्य यहाँ पर मैं उसे भी आपके समक्ष दिखला रहा हूं। सबसे पहला बात है, पहला जो नकारात्मक पहलू, तो राजौरी के हिंदुओं को मुस्लिम लड़कियों से विवाह करने के कारण दंडित किया। जहांगीर ने एक आदेश निकाला और उस आदेश में कहा गया, राजौरी कश्मीर के आसपास का एक क्षेत्र था, और कहा गया कि यदि कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से विवाह करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। दूसरा, कांगड़ा विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने विजय का जो जश्न मनाया, उस जश्न में गाय को कटवाया। ठीक है, गाय हिंदुओं का पवित्र पशु है, हिंदुओं का उसके प्रति बड़ी आस्था है, और आज भी अगर इस तरह के क्रियाकलाप कहीं किए जाते हैं तो वो सांप्रदायिकता दंगे का कारण बनते हैं, और बड़े पैमाने पर दंगा भी आज भी भड़क जाता है इस बात को लेकर। तीसरा बात, पुर्तगालियों के युद्ध के समय में सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया। जब पुर्तगालियों के खिलाफ जहांगीर ने युद्ध की घोषणा की तो उसने राज्य के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया। अगला, जैनियों से अप्रसन्न होकर उन्हें गुजरात छोड़ने का आदेश दिया। आज भी गुजरात जैनियों का भारत में प्रमुख केंद्र है, आज भी, और उस समय भी था। तो किसी बात को लेकर जैनियों से उसका मतभेद हो गया और उसने उन्हें गुजरात छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। और अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये से गौर कीजिएगा, पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के द्वारा ही शुरू की गई। अर्थात अपने पिता यानी पिता के जीवित रहते हुए सत्ता प्राप्ति के लिए पुत्र द्वारा जो विद्रोह किया जाता था, उस परंपरा की शुरुआत जहांगीर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अब आते हैं अंत में 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
इसकी मृत्यु के पश्चात इसे शहादरा में दफनाया जाता है। वर्तमान में शहादरा रावी नदी के तट पर है, जो अभी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, जहांगीर क्लोज। अब आते हैं हम लोग शाहजहां पे। शाहजहां, ठीक है। अब हम लोग जहांगीर के बाद शाहजहां पे आते हैं। गौर कीजिएगा आप लोग, शाहजहां। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां नया शासक बनता है। इसका शासनकाल 1627 से 1658 तक था, अर्थात करीब करीब इसने 31 साल 32 साल इसने शासन किया। शाहजहां के विषय में भी हम जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको इसी तरीके से जो पहले मैंने दिया है उसी तरीके से यहां भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले परिचय। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर। माता का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, ये जगत गोसाई जसवंत सिंह की पुत्री थी। जसवंत सिंह की पुत्री जगत गोसाई। प्रारंभिक नाम खुर्रम। विवाह जो था शाहजहां को अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम, ये अर्जुमंद बानो बेगम आशफ खां की पुत्री थी। आसफ खां नूरजहां का भाई था और उसी की पुत्री का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मलिका ए जमानी के नाम से भी जाना गया। ठीक है। प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में आगरा में, मृत्यु के पश्चात आगरा में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। राज्याभिषेक 1628 में आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ शाहजहां का परिचय। अब आते हैं साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, तो देखिएगा शाहजहां का साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए प्रयास या युद्ध या लड़ाइयां। तो 1633 पहला अहमदनगर पर विजय एवं उसका विलय। शाहजहां का पहला अभियान अहमदनगर के खिलाफ हुआ और उसने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1623। दूसरा गोलकुंडा अभियान 1636। गोलकुंडा अभियान, कहा जाता है कि गोलकुंडा को मुगलों ने उनका विलय तो नहीं किया, लेकिन दोनों के बीच संधि हुई और गोलकुंडा के शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार किया, उन्हें वार्षिक कर देने का वायदा किया। साथ ही साथ इसी अभियान के दौरान एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। आप लोग देखिए, तो उस समय गोलकुंडा का वजीर था मीर जुमला। तो मीर जुमला ने इस सैन्य अभियान के दौरान शाहजहां को कोहिनूर हीरा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मीर जुमला गोलकुंडा का जो वजीर था, उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट दिया था। 1647 शाहजहां का बल्ख अभियान। बल्ख वर्तमान में कंधार के बगल में है, यह अफगानिस्तान से पश्चिम की ओर स्थित है। शाहजहां ने बल्ख अभियान किया था और यह सफल हुआ और कहा जाता है कि इसमें 40 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। तो शाहजहां के लिए बल्ख अभियान काफी नुकसानदायक साबित हुआ। अब आते हैं 1632 पुर्तगालियों के खिलाफ हुगली पर। हुगली देखिए, हुगली 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के खिलाफ हुगली पर आक्रमण किया और हुगली पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों को वहां से निकाल बाहर किया। अगला सिख गुरु हर राय। सिख गुरु हर राय को पराजित किया गया। ठीक है, कहा जाता है कि सिख गुरु का या शाहजहां का एक बाज
कहा जाता है कि उड़ते हुए सिख गुरु हर राय के पास चला जाता है और हर राय ने शाहजहां को लौटाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप शाहजहां क्रोधित होकर युद्ध की घोषणा कर दिया। ऐसे कहानी है। ठीक है, अब आते हैं विद्रोह। यहां गौर कीजिएगा आप लोग, शाहजहां को भी अपने शासन काल में कुछ विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। तो उसमें कुछ प्रमुख विद्रोह हैं। पहला है 1628, बुंदेला सरदार जुझार सिंह के द्वारा किया गया था 1628 में। दूसरा विद्रोह भी 1628 में मालवा के सूबेदार खान ए जहां लोधी के द्वारा किया गया था। खान ए जहां लोधी एक अफगान था, एक अफगान सरदार था जिसने दरबार में सम्मान न प्राप्त होने से क्षुब्ध होकर विद्रोह कर दिया था और वह 1628 में था। अब आते हैं शाहजहां के शासनकाल के एक प्रमुख पहलू पर हम यह गौर करेंगे और उसका नाम है उत्तराधिकार युद्ध। शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के जीवित रहते हुए सत्ता के लिए उसके पुत्रों के बीच होने वाले संघर्ष को उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उत्तराधिकार युद्ध में करीब 4 लड़ाइयां लड़ी जाती है। आइए यहां आप उस पर गौर कीजिए। तो सबसे पहले शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके चारों पुत्रों दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। यह संघर्ष तब और तीव्र हो जाता है जब शाहजहां द्वारा खुलेआम अपने पुत्र दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। जैसे ही शाहजहां दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, उत्तराधिकार युद्ध का खूनी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और इस संघर्ष में जैसा कि आप लोग जान लीजिए, शाहजहां के 4 पुत्र 3 पुत्रियां थी। जहां आरा बेगम, रोशन आरा, गोहन आरा, ये 3 पुत्रियां, पुत्र दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब, टोटल 7। और इस संघर्ष में इन 3 पुत्रियों ने भी अपने 3 अलग अलग भाइयों का समर्थन किया। जैसे जहां आरा बेगम ने दारा का समर्थन किया, रोशन आरा ने औरंगजेब का और गोहन आरा ने मुराद का। ठीक है, अब आते हैं उत्तराधिकार के युद्ध का प्रारंभ। तो प्रारंभ इसका होता है 24 फरवरी 1658। 24 फरवरी 1658 बहादुरपुर का युद्ध। इस युद्ध का क्या नाम था? बहादुरपुर का युद्ध। और इस युद्ध में यह युद्ध दारा और शाह शुजा के बीच लड़ा जाता है, बहादुरपुर का युद्ध। और इस युद्ध में शाह शुजा की पराजय होती है, शाह शुजा की पराजय। ठीक है, दूसरा युद्ध धर्मत का युद्ध 25 अप्रैल 1658 दारा एवं औरंगजेब के बीच, दारा की पराजय। यहां पे एक चीज गौर कीजिएगा, धर्मत के युद्ध में दारा की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? जसवंत सिंह। ये जोधपुर के राजा थे और ये दारा की सेना का नेतृत्व कर रहे थे धर्मत के युद्ध में। ठीक है, और कहा जाता है कि युद्ध में पराजित होने के बाद जब जसवंत सिंह अपने घर जोधपुर लौटते हैं तो उनकी पत्नी ने उन्हें किले में प्रवेश करने से रोक देती है। पत्नी इस बात के लिए गुस्सा थी कि उसका पति युद्ध स्थल से भाग कर आया है, यानी जान बचाकर भागा है। ठीक है, ये बड़ा ही रोचक कहानी है। अब आते हैं तीसरा युद्ध 29 मई 1658 सामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 दारा और औरंगजेब के बीच, दारा की पराजय। अगला युद्ध अप्रैल 1658 देवराय का युद्ध, दारा और औरंगजेब के बीच, दारा की पराजय। और देवराय की युद्ध में दारा की पराजय ने दारा के भाग्य का फैसला कर दिया और अब ये निश्चित हो गया कि हिंदुस्तान की सत्ता औरंगजेब को मिलेगी और अगला जो बादशाह होगा वो औरंगजेब होगा। और इस पराजय के पश्चात दारा के साथ जो व्यवहार किया गया, वाकई में वो काफी शर्मनाक व्यवहार किया गया। दारा को अपधर्मी घोषित किया जाता है, उसे मौत की सजा दी जाती है
और उसके शव को दिल्ली में पूरे दिल्ली में घुमाया जाता है और अंततः हुमायूं के मकबरे में उसको दफना दिया जाता है। दारा के साथ जो ये अभद्र व्यवहार किया गया था, इस अभद्र व्यवहार का साक्षी था उस समय का एक प्रमुख फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने दारा के साथ किए गए इस अभद्र व्यवहार को बयां किया है, लिखा है। कहा गया कि जब दारा के शव को खुलेआम दिल्ली में घुमाया जा रहा था तो दिल्ली की जनता दारा के शव पर विलाप कर रही थी, रो रही थी। इस प्रकार उसे लग रहा था कि वो एक महान नेता को वो लोग खो चुके हैं। तो इससे दारा के व्यक्तित्व के विषय में भी हमें पता चलता है। थोड़ा बाद में इस पर भी हम थोड़ा बहुत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अब आते हैं शाहजहां के, ठीक है, अरे उसको क्या कहते कीजिए, शाहजहां के जीवन के अन्य पहलू, शाहजहां के जीवन के अन्य पहलू, यहां पर कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं, तो गौर कीजिएगा। पहला, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को शाहजहां ने समाप्त कर दिया। सिजदा और पैबोस की प्रथा को अकबर ने शुरू किया था, यह एक ईरानी प्रथा था, ठीक है, इसको शाहजहां ने समाप्त करवा दिया। उसके जगह चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू करवाया। अगला, हिजरी संवत की शुरुआत शाहजहां के द्वारा करवाई गई। इसके आगे देखते हैं, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, यद्यपि बाद में उसे वापस ले लिया गया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी उसको पहली बार शाहजहां ने लगाया, यद्यपि इसे वापस ले लिया गया। आगे, नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया गया शाहजहां के द्वारा। अगला, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अलग विभाग की स्थापना। गौर कीजिएगा आप लोग, शाहजहां पहला मुगल शासक था जिसने धर्मांतरण हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग विभाग, एक न्यू डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। मक्का एवं मदीना के लिए शाहजहां द्वारा नियमित दान भेजा जाता था। और एक चीज और जो बड़ा ही अविस्मरणीय है वो है शाहजहां का शासनकाल वास्तुकला की दृष्टि से मुगल वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। कैसे माना जाता है इस पर अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा। और अगला जो तथ्य है वो है कि शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। ये गौर कीजिएगा आप लोग, जैसे ट्रेवेनियर, ये फ्रांस का एक जौहरी था, बर्नियर फ्रांस का चिकित्सक, पीटर मुंडी मनुची, ये सब के सब विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में आए। और यहाँ पे मनुची जो था, इसके विषय में भी आप लोग गौर कीजिएगा, ये वही मनुची था जिसने एस्टोरियो दी मोगोर नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। और अंतिम में पंडित जगन्नाथ को याद रखिए, ये शाहजहां के राज कवि थे, ये एक हिंदू थे और इसको शाहजहां ने अपना राज कवि नियुक्त किया था। पंडित जगन्नाथ एक महान विद्वान थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे गंगा लहरी, रस गंगाधर, ये पंडित जगन्नाथ की रचनाएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगले टॉपिक को हम शुरू करेंगे औरंगजेब से, और उसके बाद अगला बार औरंगजेब और मुगल प्रशासन के विषय में, मुगल कला के विषय में भी हम आपको आवश्यक जानकारी देंगे। थैंक यू। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।